हाय, वेलकम टू आ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में कि भाई कंस्ट्रक्टर होता क्या है, हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ क्यों करते हैं, कंस्ट्रक्टर के टाइप क्या होते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है और कंस्ट्रक्टर के काम क्या होते हैं और कौन से रूल्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए जब हम एक कंस्ट्रक्टर को लिखेंगे। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग के अंदर कि कंस्ट्रक्टर आया ही क्यों, मतलब ऐसी क्या नीड पड़ी थी। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि सबसे पहले हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक प्रोग्राम के अंदर। पहली चीज़ डेटा होता है और सेकंड चीज़ हमारा ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जिनको मैं बोलता हूँ फंक्शंस। तो ये जो मेरा डेटा होता है ना, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जब पढ़ना चालू करा तो हमने देखा कि यार डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तुम उसको ऐसे पब्लिकली नहीं करके रख सकते। और इससे पहले लेक्चर में भी हमने देखा कि डेटा को अगर तुम पब्लिक करके रखोगे तो हो सकता है कि जो आपका यूज़र है वो उस डेटा के साथ छेड़खानी करे। जब वो छेड़खानी करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएगा और सारी की सारी बात, सारी की सारी उंगलियां एक ओनर के ऊपर उठेंगी, एक मालिक के ऊपर उठेंगी जिसने वो प्रोडक्ट तैयार करवाया अपनी कंपनी के अंदर। जैसे हमने एसी का एग्जांपल लिया कि भाई एसी के वायर्स को अगर मैं डेटा को बाहर निकाल के रख दूं तो हो सकता है कि एक नॉर्मल जो कंज्यूमर है वो गलत वायर को जोड़ दे, जिसकी वजह से एसी फूक जाए और सारा ब्लेम किस पे जाएगा, कंपनी पे जाएगा। ऐसे ही हमने देखा कि जब हम सॉफ्टवेयर को लिखते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर तो हमें बहुत एक कोड ऐसा लिखना चाहिए जैसे जिसमें ऐसा ना हो कि यूज़र, क्योंकि हमको पता है सारा खेल किसका है, डेटा का है। यूज़र डेटा डालेगा, कुछ भी डेटा डाल सकता है, तो वहाँ पर हमें कोड के अंदर सतर्कता बरतनी पड़ती है कि भाई ऐसा कोई डेटा ना डाल दे जिसकी वजह से आंसर गलत आए। अगर आंसर गलत आएगा तो फिर दोबारा से उंगलियां किसके ऊपर उठेगी, प्रोग्रामर के ऊपर उठेगी। इसलिए डेटा को तो प्राइवेट रखना ही पड़ेगा, फंक्शन को पब्लिक करना पड़ेगा। तो डेटा को हम चले गए भाई साहब प्राइवेट करने के लिए। पहले तो हमने पब्लिक कर रखा था। जब हमने पब्लिक कर रखा था तो हमने बोला कि भाई साहब आपने पब्लिक कर दिया, और पब्लिक करने का मतलब हो गया कि जो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फिलॉसफी है कि डेटा सिक्योरिटी वाली बात है। खैर डेटा सिक्योरिटी वाली बात नहीं होती, उस पर मैं बात करूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन ये हमको पता चला कि अदर इंजीनियरिंग से देख के कि भाई डेटा को प्राइवेट रखना है, तो हमने क्या सोचा, चलो ठीक है डेटा को कर देते हैं प्राइवेट। जब हमने डेटा को प्राइवेट किया एक क्लास के अंदर तो फिर हमको पता चला कि यार अब तो डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। तो फिर हमारे दिमाग में क्या आया, मतलब हम एक सॉल्यूशन लेके आए। पहले हमने डेटा को पब्लिक से प्राइवेट किया, फिर हमने उस प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए अपने दिमाग लगाया और हमने दो तरीके के फंक्शंस बनाए, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सेटर और गेटर फंक्शंस हो गए, या फिर उसको हमने बोला म्यूटेटर या फिर एक्सेसर। ठीक है, एक्सेसर। ये मेरे पास दो फंक्शंस हो गए, ठीक है, इनका मैंने यूज़ किया। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई इनके अंदर भी आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिलेंगी। वो क्या दिक्कतें आज यहाँ पर बात करेंगे। वो दिक्कतों के चलते फिर हम लास्ट में किस पर गए, कंस्ट्रक्टर के ऊपर गए हम, ठीक है, हमको समझ आती है। अब देखते हैं यार म्यूटेटर और एक्सेसर में ऐसी क्या दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा सा कोड लिख लेते हैं यहाँ पर, और जो कोड हम लिखने वाले हैं वो अब हम रेक्टेंगल का नहीं लिखेंगे, हम क्यूबॉइड का कोड लिखने वाले हैं। तो क्यूबॉइड के कोड से हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता क्यूबॉइड कैसा होता है, भाई रेक्टेंगल जैसा होता है, बस रेक्टेंगल के अंदर अगर आप हाइट को जोड़ दोगे तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे क्या बोल दूँगा कि भाई ये आपका हो गया क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड के अंदर जो चीज़ें मेरे को देखने को मिलती है वो आपका होता है लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और मेरे पास हाइट हो गई। ये तीन चीज़ें हो गई। मान लो इसके लिए मुझे चीज़ें लिखनी है, ठीक है। क्यूबॉइड की मेरे को वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये मेरे पास एक फार्मूला अवेलेबल है। तो मैंने कहा इसके लिए सबसे पहले क्लास लिख दो, फिर देखते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हमको आएगी, क्या चीज़ें हो रही है। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब फटाफट क्लास लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्लास लिखते हैं, चलो कैसे लिखते हैं। अब मेरे को पता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये मेरे को पता है। मुझे इसके डेटा के बारे में पता है, मुझे पता है डेटा क्या होगा, लेंथ डेटा हो गया, ब्रेथ डेटा हो गया, हाइट डेटा हो गया, और इसका फंक्शन क्या हो गया, वॉल्यूम निकालना इसका फंक्शन हो गया। तो मैंने कहा सबसे पहले क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्लास कीवर्ड लिख लिया, उसके बाद
मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा क्लास का नाम। तो मैं क्या क्लास बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्यूबॉइड, तो मैंने यहाँ पर क्लास का नाम लिख लिया क्यूबॉइड। ठीक है, फिर मैंने फटाफट से यहाँ एक ओपन कर्ली ब्रेसेस लगाई, लास्ट में मैंने यहाँ पर क्लोज कर्ली ब्रेसेस लगाई और सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, इसके अंदर मुझे डेटा लिखना है। तो फटाफट से डेटा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या क्या डेटा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास डेटा के अंदर है लेंथ, तो मैंने लेंथ लिखा है यहाँ पर। उसके बाद मेरे पास यहाँ देखने को मिलता है ब्रेथ, और फिर लास्ट में मेरे पास देखने को मिलता है हाइट। तो ये मेरे पास क्या हो गए, ये मेरे पास हो गए डेटा। और जो डेटा होगा वो हमेशा मेरा कैसा होगा, वो होगा मेरा प्राइवेट। ठीक है, तो हम डेटा को यहाँ पर प्राइवेट कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसकी जगह पे लिख देता हूँ प्राइवेट। ठीक है, जो कि हम पहले भी करते हुए आ रहे थे। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्राइवेट। अब बात आती है कि भाई अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर मुझे फंक्शंस बनाने पड़ेंगे जो कि क्या होंगे, पब्लिक होंगे। पब्लिक फंक्शंस होंगे मेरे को। अब पब्लिक फंक्शन जो मेरा होगा, मेरे को कौन सा फंक्शन बनाना है भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने बोला यहाँ पर वॉइड वॉल्यूम, और मेरे को इससे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगी। और यहाँ पर इसके अंदर मैंने क्या कराया, मैंने सी आउट करा लिया कि भाई आप क्या करना, आप डायरेक्ट लेंथ ब्रेथ और हाइट की जो भी वैल्यू है आप वो मुझे प्रिंट करके दे देना। ये मेरा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब बात आती है, अब मुझे बनाना पड़ेगा मेन फंक्शन। तो मैंने इधर आके मेन फंक्शन बना लिया। मैंने बोला इंटीजर मेन, और मेन के अंदर अब मैं क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है क्लास कैसे बनाई जाती है भाई, सॉरी क्लास के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्लास तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा क्यूबॉइड, और इसके बाद मैंने बोल दिया कि उस क्यूबॉइड का कुछ भी रख सकते हो वैसे नाम, जैसे मैंने यहाँ पे C1 रख दिया। C1 मेरे जैसे होता है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं। जैसे ये वाला प्रोडक्ट कहेंगे तो हम इसको पेन टैब, लेकिन इसके पीछे अगर मैं देखने जाता हूँ ना, तो इसका जो मॉडल नंबर है डेट इज़ CTL672, तो इसका ये मॉडल नंबर हो गया। ऐसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो क्यूबॉइड है इसका जो मॉडल नंबर है डेट इज़ C1। ठीक है, मैंने ये चीज़ मान ली। अब जब ये चीज़ हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का मतलब है कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइड C1, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इसके अंदर लेंथ हो गया, इसके अंदर ब्रेथ हो गया, इसके अंदर हाइट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया C1। अब मुझे एक्सेस करनी है, तो मैंने बोला C1 डॉट लेंथ, और इसके अंदर वैल्यू डाल दो 25। क्या ये डल जाएगी, नहीं डलेगी। फिर मैंने बोला क्या C1 डॉट ब्रेथ कर सकते हो 20, नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं करता रहे तो नहीं होगी, नहीं होगी। C1 डॉट हाइट क्या हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डेटा क्या है, प्राइवेट है। और यहाँ पर मैं क्लास के बाहर, मेरी क्लास कहाँ ख़त्म हो गई थी, क्लास मेरी यहाँ ख़त्म हो गई थी। अब मैं क्लास के बाहर से, यानी कि ये वो वाली चीज़ है कि बाहर से कोई अजनबी आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्या आप उसको अलाउ करोगे, कभी अलाउ नहीं करोगे। तो यहाँ पर तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे घर वाले जो फंक्शन होते हैं वो अलाउड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेटर और गेटर मेथड का यूज़ करेंगे। खैर गेटर मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, खाली सेटर मेथड को बनाएंगे। मैंने बोला था ना पिछले लेक्चर में कि ज़रूरी नहीं है कि आप सेटर गेटर मेथड को साथ लिखो, तो हम यहाँ पर साथ नहीं लिखेंगे उनको, हम अलग अलग करके लिखने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो हम सेटर को लिखेंगे खाली। तो मुझे ये तो पता चलेगा कि भाई ये तीनों चीज़ें तो काम मेरी नहीं करेंगे, तो इतना कोड अभी फ़िलहाल के लिए कर लेते हैं, फिर आगे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई जिसके लिए हम इसको लेके आए। तो सबसे पहले यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा हो गया ऑनलाइन C++ कंपाइलर। तो मैंने यहाँ पे डाला ऑनलाइन C++ कंपाइलर, और हम इसके पास चले गए। ठीक है, और हमने इसको क्या बोला, यहाँ पर हमने डाल दिया यूजिंग नेम स्पेस std, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब एक क्लास बनाते हैं। क्लास का क्या नाम हो गया, मेरा क्लास मेरी हो गई क्यूबॉइड वाली, तो मैंने इधर लिखा क्लास क्यूबॉइड। ठीक है, यहाँ पर मेरी क्लास का नाम हो गया। उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पर बंद कर दिया इसको। इसके अंदर क्या चीज़ें लिखेंगे भाई, डेटा लिखेंगे इसके अंदर, और डेटा कैसा होना चाहिए, डेटा मेरा होना चाहिए प्राइवेट। तो मैंने डेटा लिख दिया, मैंने बोला इंटीजर लेंथ हो गया, उसके बाद इंटीजर मेरा इधर ब्रेथ हो गया, और उसके बाद मैंने लिखा इंटीजर, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ मेरा हो गया हाइट। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई। अब मुझे क्या लिखने हैं, अब मुझे लिखने हैं फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने बोला फंक्शन, और
फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा, फंक्शन के अंदर मैंने लिखा वॉइड, और मुझे वॉल्यूम निकालना है। अब मुझे कोई वैल्यू रिटर्न तो करनी नहीं है। जब वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो मैं डेटा टाइप क्या लिखूंगा, फंक्शन के आगे वॉइड लिख दूंगा कि भाई कुछ चीज़ रिटर्न नहीं करनी। और यहाँ पर सी आउट में आकर मैं सिंपल करा देता हूँ कि भाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो मैंने यहाँ पर आकर बोला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई, इधर मैंने कर दिया भाई ये मेरे पास हो गया हाइट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हैंडल कर लिया सिंपल। अब क्या करना है भाई, अब हमको बनाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, स्टैक के अंदर भी हमको बनाना आता है, हीप के अंदर भी हमको बनाना आता है। तो स्टैक के अंदर कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है आपका क्यूबॉइड, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, हमने बोला C1 मेरे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करा के देखता हूँ तो क्या मेरी चीज़ें रन करेगी, वो चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एरर दिखाई दे रहा है, वेरिएबल और फील्ड वॉल्यूम डिक्लेयर्ड वॉइड। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, वॉइड हो गया तो क्या कोई दिक्कत है क्या, हाँ दिक्कत है, ये प्राइवेट बता रहा है इसको। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये चीज़ देखनी, एक सेकंड, ये मैंने कहाँ पर करा है, ये मैंने ठीक करा है। ठीक है, इसको पर मैंने पब्लिक नहीं करा अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो हमको इसको प्राइवेट करना पड़ेगा। हमने इसको प्राइवेट किया और उसके बाद जो मेरा फंक्शन है उसको मैंने कर दिया भाई पब्लिक। ठीक है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उसको पब्लिक। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं, शायद अब एरर ना दिखाए, अब भी दिखा रहा है वेरिएबल और फील्ड वॉल्यूम डिक्लेयर्ड वॉइड। तो क्या ये वॉइड नहीं कर सकते, क्या वॉइड कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं, वॉइड क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेलिंग गलत ना हो ये, ठीक है, वॉइड मेरी हो गई वॉल्यूम, और वॉल्यूम के अंदर मैंने लिखा एरर एक्सपेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे मैंने ये नहीं लगाया, 14 लाइन नंबर मेरी, 14 लाइन नंबर मेरी ये हो गई। इसके अंदर तो बिल्कुल ठीक लिखा यार, सी आउट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और ये साथ में हो गया एंडल। तो इस तरीके से कई बार मेरे को देखने को मिल जाती है। मेंबर डिक्लेरेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हो आप ये वाली चीज़, और ओ यहाँ पे गलती है भाई, यहाँ पे गलती है, फंक्शन है ये, फंक्शन को हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं हमेशा फंक्शन में। तो मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, और देखो ये कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गया। तो कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती है, आपको ये आनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए उसको। ठीक है, ये मेरा चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ करने की कोशिश करता हूँ कि भाई C1 डॉट, यहाँ पे मैंने बोला लेंथ, और लेंथ के अंदर आप डाल दीजिए 5, तो क्या ये काम करेगा, ये मेरी सोचने वाली बात है। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, देखते हैं ये काम करता है। नहीं, ये मेरे को बोल रहा है कि लेंथ जो है एक प्राइवेट है। हम कहते हैं लेकिन हमको तो प्राइवेट ही करना था भाई, क्योंकि प्राइवेट यही तो हम पढ़ते आए ना कि डेटा प्राइवेट होना चाहिए, फंक्शन पब्लिक होना चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, चलते हैं एक बार देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने जो निकाला था, हमने कहा कि जब हमने डेटा को सबसे पहले पब्लिक करके रखा, जैसे डेटा को भी पब्लिक अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ, जैसे एक पब्लिक आपने यहाँ लिख दिया, तो आप यहाँ पर दूसरा पब्लिक लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ज़्यादा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो हमने रन करा, चल गया। पर इसको पब्लिक करने का क्या मतलब हुआ, जब हम स्टार्ट से कह के आ रहे हैं कि भाई डेटा प्राइवेट होगा और फंक्शन पब्लिक होंगे, तो इसको दोबारा से हमने क्या करा, प्राइवेट कर दिया। ठीक है, इधर जाकर मैं लिखता हूँ प्राइवेट, तो चलो इसको प्राइवेट कर देते हैं, ये मेरा हो गया प्राइवेट। अब मुझे देखना है कि भाई ये चीज़ प्राइवेट हो गई, इट्स ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि प्राइवेट को एक्सेस कैसे करूँगा, क्लास तो यहाँ पर ख़त्म हो गई, यहाँ पर इसके बाहर से कैसे एक्सेस करूँगा। हमने कहा कि दो मेथड बना लेते हैं, सेटर का मेथड होता है, गेटर का मेथड होता है, यानी कि आपको डेटा ही तो सेट करना है, ये डेटा के अंदर ही तो वैल्यू डालनी है भाई, सेट कर लो, सेटर वाला मेथड यूज़ कर लो। हमने कहा ठीक है भाई, ये भी चीज़। तो हमको एक चीज़ जो समझनी है वो ये है कि एक क्लास के अंदर जो पब्लिक मेरे फंक्शंस होते हैं वो मेरे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने पहले भी बात करी है। ठीक है, अब ये जो मेरे फंक्शंस होते हैं हम इनको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। हम मानते हैं कि भाई क्लास एक हमारी फैमिली है, उस फैमिली के अंदर जो भी लोग हैं वो मेंबर्स है, तो जो फंक्शन है हमने उसको बोला मेंबर फंक्शन हो गए, और जो मेरे डेटा हो गया उसको मैंने बोला डेटा मेंबर्स हो गए। समझ गए आप ये वाली चीज़। तो यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे ना, मेंबर्स आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फंक्शन यहाँ पर लिखा जाएगा वो आपस में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर हम लिख देते हैं कि भाई अपना एक हमने फंक्शन बना दिया जो कि सेट लेंथ के नाम से मेरा फंक्शन होगा, और इसके अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी इंटीजर l। ठीक है, और यहाँ पर साथ साथ ना हम ये चीज़ भी लगाते चलते हैं कि भाई
कोड को हम स्मार्ट बना देते हैं, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बंदा आए और वो क्या करके चले जाए, माइनस की वैल्यू डाल के चला जाए। तो हम यहाँ पर कर देते हैं अगर मेरी जो लेंथ है डेट इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ये वाला केस है ना तो ठीक है भाई, सारी चीज़ें ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, लेंथ के अंदर वैल्यू को असाइन करा देंगे एल। अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करना, एल्स वाले केस पे आना और यहाँ पर लेंथ के अंदर डाल देना 1। ऐसा हम सब के अंदर करेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन मेरा हो गया वॉइड सेट लेंथ के नाम से। सेकंड फंक्शन बनाते हैं भाई, सेकंड फंक्शन मेरा क्या होगा, ये हो गया सेट ब्रेथ के नाम से, यानी कि मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की वैल्यू को सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इंटीजर b लिख दिया। इसके बाद हमको क्या करना है भाई, इसके बाद हमको सिंपल सेम चीज़ करनी है। मैंने बोला कि अगर मेरे ब्रेथ की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, उस केस में आप क्या करना, ब्रेथ के अंदर वैल्यू जो b है उसको असाइन करा देना। लेकिन अगर ऐसा ना हो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में तुम एल्स वाले पार्ट पे जाओगे और वहाँ तुम बोलोगे कि भाई ब्रेथ इक्वल्स टू 1 कर देना। हमने कहा ठीक है। यही सेम चीज़ तुम्हें किसके अंदर करनी है, हाइट के अंदर करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बना दिया, मैंने बोला वॉइड सेट हाइट, और हाइट के अंदर भी मैं क्या करने वाला हूँ भाई, हाइट के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर इंटीजर h, और यहाँ पर भी मैंने एक कंडीशन लगा दी ताकि कोई भी नेगेटिव में वैल्यू डाल ही ना पाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ अगर जो मेरी हाइट है डेट इज़ ग्रेटर देन 0 है तो सारी चीज़ें ठीक है। उस केस में कि मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि हाइट के अंदर आप असाइन करा दो h की वैल्यू को। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करना, एल्स वाले पार्ट पे जाना और फिर आप बोलना कि जो मेरी हाइट है वो सेट हो जाएगी 1 के बराबर। ये मैंने सारी चीज़ें कर दी। अब यहाँ से क्या करना है भाई, अब इसको एक्सेस कर सकते हो क्या, हम डेटा को तो एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो प्राइवेट है, हम मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बोला वॉइड सेट लेंथ, और जो लेंथ है उसको आप कर दीजिए 5। अब इसको चला के देखते हैं, अगर ये चल जाता है तो फिर सेट ब्रेथ भी चल जाएगा, सेट हाइट भी चल जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत हमें आने वाली है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे रन पे क्लिक किया और हम देखते हैं कि भाई बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। तो हमने बाकी की चीज़ें भी यहाँ पर लिख दी। मैंने बोला C1 डॉट सेट ब्रेथ, ये हमने कर लिया, और इसके अंदर हमने डाल दिया 10, और ऐसे ही हमने कर दिया C1 डॉट, इसके अंदर मैंने डाल दिया सेट हाइट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया 9। इतनी चीज़ें करी। फिर मैंने बोला C1 डॉट वॉल्यूम, और फिर हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या वॉल्यूम हमारे पास निकल के आया था, 450 निकल के आया, बहुत बढ़िया। ये मेरा हो गया। यहाँ से हमने थोड़ा सा जंप किया, हमने यहाँ पर प्राइवेट किया, प्राइवेट का फिर सॉल्यूशन देखा, हम म्यूटेटर और एक्सेसर पर गए, लेकिन फिर हमने देखा कि भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर बात ये है कि सबसे पहले यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे मैंने ये वाली लाइन लिखी क्यूबॉइड C1, क्यूबॉइड C1 लिखते ही मेरा ऑब्जेक्ट एकदम तैयार हो गया, ठीक है, सेरा वेरा पहन के तैयार हो गया। लेकिन क्या इसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू है? यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यूज नहीं है, और कुछ भी वैल्यूज नहीं होने का मतलब है यहाँ पर मेरे पास गार्बेज वैल्यू है। क्या कभी ऐसा होता है कि गार्बेज वैल्यू होती है? अब मान लीजिए ये जो क्यूबॉइड है, आप बाज़ार में गए, आप एक रूबिक क्यूब आती है ना, वो रूबिक क्यूब को ख़रीद के लाए, या फिर मैं कहता हूँ एक सिलेंडर होता है जो घरों में सिलेंडर आता है, वो सिलेंडर हम खरीद के लेके आए। तो मेरे को बताओ, क्या उस सिलेंडर की हाइट नहीं होती? क्या उस सिलेंडर की लेंथ नहीं होती? क्या उस सिलेंडर की ब्रेथ नहीं होती? या फिर जो क्यूबॉइड आप मार्केट से ख़रीद के लेके आए हो, क्या उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती? होती है। यही तो दिक्कत है यहाँ पर कि आपका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो इसी टाइम पे इसके अंदर वैल्यूज आ जानी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या करा, हमने करा C1 के अंदर लेंथ हमने बाद में डाला, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो गया, उसके बाद में हम लेंथ डाल रहे हैं, बाद में ब्रेथ डाल रहे हैं, बाद में हाइट डाल रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा हो गया कि आप बाज़ार में गए, आपके घर गैस ख़त्म हो गई, आपने जाके बोला भैया सिलेंडर दे दो, उसने सिलेंडर दे दिया आपको, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता उस सिलेंडर की हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई साहब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो यही चीज़ हो रही है ना, जब हम सेटर और गेटर मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू को बाद में इनिशियलाइज करा रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है कि आप सिलेंडर को घर लेकर आ गए और फिर आप कह रहे हो कि चलो इसकी हाइट को ज़्यादा कर देते हैं,
फिर इसकी हाइट को, लेंथ को कम कर देते हो, ब्रेथ को कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। ये तो वही वाली बात होगी, जब कैसा होना चाहिए। जब आप मार्केट से किसी चीज़ को लेके आ रहे हो, सिलेंडर हो चाहे रूबिक क्यूब हो, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट पहले से आती है। तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से एक ही लाइन के अंदर, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी टाइम पे सारी चीज़ें इनिशियलाइज हो जाए। तो ये चीज़ हमारा करता है कंस्ट्रक्टर। इसीलिए हम मानते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर तुम सबसे बेस्ट हो। तुम मतलब वो कहते हैं ना, जाने जहाँ तुम सबसे हंसी तुम सबसे जहाँ, तो ये वो कंस्ट्रक्टर हमारा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर करता है ये सारी चीज़ें। अब बात आती है कि और जैसे मैं आपको और रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एसी खरीदने के लिए गए या फिर आप कार खरीदने के लिए गए। ठीक है, आप जैसे जैसे कार के केस में तो मोस्टली होता है कि हम ऑर्डर दे देते हैं और वो 1 या 2 महीने बाद आ जाती है। तो हम एसी लेने गए, ठीक है, और आप एसी लेकर घर आ गए, यानी कि प्रोडक्ट लेकर आप घर आ गए, और उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई मेरी कार कौन से कलर की होनी चाहिए। क्योंकि वैल्यू तो देखो, इस लाइन के अंदर तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया है, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन अगली लाइन के अंदर आप बोल रहे हो कि भाई वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी चीज़ हो गई कि आप घर कार लेकर आ गए, अब आप सोच रहे हो कि चलो भाई इसके अंदर 3 टायर लगा देते हैं, 4 टायर लगा देते हैं, 5 टायर लगा देते हैं। भाई लगे लगाए आए हैं और लगे लगाए आने चाहिए। ऐसी बाइक ले लो, बाइक के अंदर आप बोलो कि नहीं नहीं घर जाके हेडलाइट लगाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई, उसके अंदर लगी लगाई आएगी। आप बोलोगे कि भाई जो मेरा एसी है उसके अंदर घर जाके कुछ काम करेंगे, ठीक है, जो ऐसे ओपन और क्लोज होने वाली विंडो है ना उसको घर जाके लगाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे तो होता ही नहीं है। तो हमको ये चीज़ समझ आती है कि अगर हम म्यूटेटर और एक्सेसर का यूज़ करेंगे तो फिर हमको वैल्यूज़ को इस तरीके से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, या म्यूटेटर और एक्सेसर का यूज़ ना भी करेंगे तो भी हमको फिर इसी तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो कि अगर हम देखा जाए, फिलोसफिकल देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। तो इसको सही कैसे करते हैं? इसको सही करने का तरीका है डेट इज़ माई कंस्ट्रक्टर। अब हम बात करेंगे कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जैसे हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखे कि भाई क्या होते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर के भी रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखेंगे। हमने समझा कि भाई कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं, तो क्यों का तो आंसर मिल गया मेरे को कि भाई इसलिए यूज़ करते हो कि फिलोसफिकली गलत चीज़ें चल रही है और उनको अब सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको सुधारने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ कुछ चीज़ें लिखता चलता हूँ कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर भी देखेंगे, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स भी देखेंगे और किस तरीके से ये वैल्यू को इनिशियलाइज कराता है। जैसे अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिंपल, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया क्यूबॉइड C1, तो क्या यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर चला? आप कहोगे नहीं, कंस्ट्रक्टर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा हमने, अभी तक नहीं पढ़ा। लेकिन मैं आपको अगर ये बोलूँ कि ये लाइन लिखने से कंस्ट्रक्टर चलता है, यानी कि एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, या हमारे पास सिस्टम कंस्ट्रक्टर भी जिसको हम बोलते हैं, एक कंस्ट्रक्टर हमेशा चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, जैसे यहाँ पर हमने क्या है C1 नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा वैसे कंस्ट्रक्टर चलना ही है। अब वो कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा? वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, या उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा सिस्टम कंस्ट्रक्टर है जो कि चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको समझ आई। ठीक है, और अब देखेंगे कि भाई कंस्ट्रक्टर के काम भी क्या होते हैं, कि क्या क्या चीज़ें करता है। देखो, जैसे हमको पता चला कि भाई कंस्ट्रक्टर का काम ना ये होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये हो जाना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ये C1 ऑब्जेक्ट था, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हम बाद में कर रहे थे। यहाँ पर लेंथ के अंदर बाद में वैल्यू डाली, ब्रेथ के अंदर बाद में वैल्यू डाली, हाइट के अंदर बाद में वैल्यू डाली। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम जब क्रिएट हो ना तभी तुम वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो। तो पहला काम तो कंस्ट्रक्टर का ये हो गया कि भाई वैल्यू को इनिशियलाइज करने का ये काम करेगा, और जब वैल्यू को इनिशियलाइज कराएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर मेमोरी भी एलोकेट होगी ना, तो मेमोरी एलोकेशन का काम भी ये भाई साहब हमारा अच्छा खासा कर लेते हैं। तो इसके 2 काम हमको पता चल गए। पहला हो गया कि भाई इनिशियलाइज कराता है जो भी मेरे पास डेटा मेंबर्स होते हैं उनको, दूसरा मेमोरी एलोकेट कराता है जो भी मेरे पास डेटा मेंबर्स होते हैं। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं कंस्ट्रक्टर को लिखने के, उस रूल्स के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर होता क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, कंस्ट्रक्टर जो मेरा होता है ना, वो एक मेरा फंक्शन की तरह काम करता है। बस उसको मैं क्या बोल देता हूँ, थोड़ा सा हम यहाँ पर बातें करते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो आपको समझ आएगा
कि जो कंस्ट्रक्टर हमारा होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन। आप बोलोगे कि मेंबर फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब जो चीज़ें हमने लिखी है वो भी तो मेंबर फंक्शन थे। जैसे हम वापस चलते हैं, यहाँ पर हमने कहा ये जो हमने वॉइड सेट हाइट लिखा है ये क्या है, फिर हमने कहा ये भी मेंबर फंक्शन है। ये सेट ब्रेथ लिखा है ये क्या है, ये भी मेंबर फंक्शन है क्योंकि क्लास के अंदर है, ठीक है। और मैंने कहा ये सेट लेंथ क्या है, ये भी मेंबर फंक्शन है। ये वॉल्यूम क्या है, ये भी मेंबर फंक्शन है। अरे जब मेंबर फंक्शन है ही सारे तो इसमें नया क्या है, खास क्या है? हमने बोला ये है हमारा स्पेशल मेंबर फंक्शन। स्पेशल का क्या मतलब है? स्पेशल क्या, इसको 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 खाना क्या ऐसे सोने की थाली में मिलता है, कैसे स्पेशल हुआ? तो वो चीज़ जानते हैं कि भाई कैसे स्पेशल है। तो इसके रूल्स होते हैं कुछ, उन रूल्स को भी हम देखते चलेंगे, ठीक है। वन बाय वन उन रूल्स को लिखते चलेंगे। सबसे पहली रूल्स जो आता है, देखो अभी तक हमने जितने भी मेंबर फंक्शन देखे हैं उनका जो नाम होता है वो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। ये अपने हक की लड़ाई लड़ता है, ये बोलता है कि जो क्लास का नाम होगा ना वही मेरा नाम रखना पड़ेगा तुमको, जब भी आऊँगा मैं। तो पहला रूल जो हमको समझ आता है वो ये होता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है, कंस्ट्रक्टर नेम विल बी सेम एज क्लास नेम, ठीक है। विल बी सेम, यहाँ पे सेम लिख देते हैं, एज क्लास नेम। तो पहला रूल तो मेरे पास ये हो जाता है। तो यानी कि जब भी आप इस मेंबर फंक्शन को लिखोगे, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास का भी क्या नाम है, मेरी क्लास का नाम है क्यूबॉइड, ठीक है। तो मेरे फंक्शन का नाम भी क्या होगा, मेरे फंक्शन का नाम भी होगा क्यूबॉइड। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ है कि भाई देखते हैं बाकी के जो मेरे मेंबर फंक्शन है ना, उसका एक रिटर्न टाइप होता है। ये बोलता है कि भाई अपना कोई रिटर्न टाइप वाइप का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो सेकंड रूल जो हमारा निकल के आता है वो निकल के आ जाता है कि कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप में इसमें ये भी आ जाता है कि भाई इवन वॉइड भी नहीं है। वॉइड का मतलब होता है ना, कई बार लोग पूछ लेते हैं कि भाई फिर क्या वॉइड लिख सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि वॉइड भी नहीं लिख सकते तुम। तो तुमको ये चीज़ भी याद रखनी है। तो कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। देखो एक चीज़ तो ये हो गई कि स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या हो गई भाई, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा डेट विल बी द सेम एज द क्लास नेम। थर्ड चीज़ क्या हो गई भाई, थर्ड चीज़ हो गई कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर जो मेरा है ना शुड बी पब्लिक, यानी कि इसको तुम प्राइवेट नहीं कर सकते। किन्हीं किन्हीं केसेस में कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा पब्लिक। यानी कि जहाँ पर आप बाकी के मेंबर फंक्शन को लिखते हो, जैसे यहाँ पर हमने बाकी के मेंबर फंक्शन को लिखा, ठीक है। इधर मैंने पब्लिक के अंदर ये मेरा मेंबर फंक्शन हो गया, इसके बाद ये अगला मेंबर फंक्शन हो गया। तो मुझे ये समझ आता है कि जब हम मेंबर फंक्शन को लिखेंगे, स्पेशल मेंबर फंक्शन को भी इवन लिखेंगे, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, उसको पब्लिक ही लिखेंगे, इनके साथ में ही उसको लिखेंगे। तो हमको ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो समझ आई हैं अभी तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई देखो सी प्लस प्लस की ना खासियत ये है कि जैसे कुछ कुछ चीज़ें ये हमको अलाउ करता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो बाकी के लैंग्वेज अलाउ नहीं करती कि भाई तुम स्टैक वाले सेक्शन में जाके कर लो चीज़ों को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लो। ये हमको स्टैक का भी ऑप्शन देती है, ये हमको हीप का भी ऑप्शन देती है। दूसरा ये हमसे बोलती है कि भाई तुमको कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो सी प्लस प्लस अलाउ कर देती है कि भाई ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करा सकते हो तुम क्रिएट करने के टाइम पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो ये सी प्लस प्लस हमें एक फीचर दे देती है एक्स्ट्रा कि भाई तुम ये वाली चीज़ भी कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो हमको करा के देती है। तो हमको इसके रूल समझ आ गए। इसको जब हम लिखने बैठेंगे कि कंस्ट्रक्टर को कैसे लिखा जाता है वो चीज़ हम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को समझ आया कि ये 3-4 रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स हमको अपने दिमाग में रखने हैं। जैसे वेरिएबल्स के हमने देखे थे ना कि कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स होते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके टाइप्स की, ठीक है। देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। देखो यहाँ पर हमने बात कर ली है कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, तो ये चीज़ हमने
कर ली। हमको ये चाहिए क्यों, ये हमने बात कर ली। टाइप अभी रहते हैं, टाइप के ऊपर बात करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने देख लिए, क्या काम होते हैं इसके हमने वो भी देख लिए, रूल्स भी हमने देख लिए। अब बात आती है टाइप्स की, तो टाइप्स के ऊपर बातें करते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप के आपको देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली आपको जो देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे 3 टाइप के, ठीक है। तो टाइप्स के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। पहला टाइप जो आपको देखने को मिलता है वो हमारा होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके बारे में अभी हमने देखा था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। सेकंड जो टाइप आपको देखने को मिलता है डेट इज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटर को तो हमको पता है कि भाई पैरामीटर का मतलब क्या होता है, फंक्शन के अंदर देखा था कि आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर को पास कराते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, पैरामीटर को पास कराना पड़ता है। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इनके भी कुछ एग्जांपल देखेंगे कि भाई कहाँ पर मेरे को कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर मेरे को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर मेरे को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना चाहिए। अगर मैं डिफ़ॉल्ट की बात करूँ तो इसको हम बोल सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट को भी 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट तो वो मेरा होगा जो हमेशा चलेगा ही, जिसको हम बोलेंगे सिस्टम या फिर बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर मेरे पास जो अवेलेबल है। सेकंड जो मेरे पास होगा वो होगा यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यानी कि हम उस कंस्ट्रक्टर को लिखेंगे, यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर। अब इस यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर के अंदर भी जो कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं डेट इज़ नॉन पैरामीटराइज, यानी कि हम किसी पैरामीटर को पास नहीं करते। ये हमारे पास होता है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हमको समझ आया पहली चीज़ क्या है। पहली चीज़ है कोई पूछे टाइप्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर के, हमने बोलने हैं भाई डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटराइज होता है, एक हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। उस डिफ़ॉल्ट के अंदर भी हमको देखने को मिलता है सिस्टम या फिर बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर। ये कब चलता है, ये हमेशा चलेगा आपका। हमेशा चलने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने लिखा कि क्यूबॉइड, ये मेरा क्लास का नाम हो गया और मैंने लिखा C1 और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या होता है क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये मेरा C1 हो गया, यहाँ पर मेरा लेंथ आ गया, यहाँ पर मेरा ब्रेथ आ गया, यहाँ पर मेरा हाइट आ गया। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, ये वाली लाइन लिखी, सबसे पहले जो चलेगा डेट इज सिस्टम या बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर। आपको दिखाई नहीं देगा फिर भी चलेगा। अगर आप चाहते हो कि ये वाला कंस्ट्रक्टर ना चले और आपका वाला कंस्ट्रक्टर चले, तो आप इनमें से किसी एक कंस्ट्रक्टर को लिख सकते हो। या तो आप यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर को लिख सकते हो, या फिर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को लिख सकते हो, या फिर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिख सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ जाता है कि मैं कितने कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूँ, क्या मैं n नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूँ। तो आंसर है कि आप जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, वो आप एक लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप ये जो पैरामीटराइज वाले हैं ये n नंबर्स ऑफ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है कि नॉन पैरामीटराइज आपको 1 लिखना पड़ेगा। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि भाई यूज़र डिफाइन में क्या चीज़ करते हैं, ठीक है। कैसे चीज़ों को इनिशलाइज किया जाता है, ये वाली चीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पैरामीटराइज की। नॉन पैरामीटराइज का मतलब है कि क्लास का जो भी नाम है वो लिखो। हमने बोला क्लास का जो नाम है हमारा ये हो गया क्यूबॉइड, हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ इसके अंदर क्या करी, जो भी हमारी वैल्यूज़ है उनको हमने इनिशलाइज कर दिया। जैसे मेरे पास लेंथ था तो लेंथ को मैंने यहाँ पर लिख दिया 10। उसके बाद मेरे पास ब्रेथ था, ब्रेथ को मैंने लिख दिया यहाँ पर मान लीजिए 5 लिख दिया। फिर मेरे पास हाइट एक डेटा मेंबर था, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। तो ये तीनों चीज़ें मेरी क्या हो गई, इनको मैंने इनिशलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये मेरा क्या हो गया, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। चलो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। और जो मेरे ये लिखे हुए थे पहले से, जो मेरे सेटर मेथड मैंने लिखा था, उस सेटर मेथड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फटाफट से। और अब हम लिखते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो कंस्ट्रक्टर की जो भी शर्तें हैं, जो भी रूल्स हैं, हम उस अकॉर्डिंग उस चीज़ को लिखेंगे। हम इस चीज़ को भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये भी हमने हटाया, इसको भी हटा देते हैं। हम दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ भाई, मैंने यहाँ पे लिखा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यूज़र डिफाइंड और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया।
अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, देखो सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहले रूल को देखते हैं भाई क्या रूल है। पहला रूल है कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन है मतलब यहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल है वो बात अलग है। क्या स्पेशलिटी है भाई साहब में, भाई साहब का जो नाम है ना वो सेम है जो क्लास का नाम है। हमने कहा ठीक है क्लास का क्या नाम है, क्लास का नाम है क्यूबॉइड, तो इसका भी क्या नाम होगा, इसका भी नाम होगा क्यूबॉइड। हमने कहा ठीक है क्यूबॉइड, ये हमने रख दिया क्यूबॉइड, ठीक है। और फिर हमने ऐसे लगा दिया। अब फंक्शन है स्पेशल मेंबर फंक्शन है तो इसलिए हमने पैरेंथेसिस लगा दिया और कर्ली ब्रेसेस लगा दी ताकि इसका लॉजिक यहाँ पर लिख सके। फिर हमने बोला हैज़ नो रिटर्न टाइप, क्या इसके आगे कोई रिटर्न टाइप लगाया है, नहीं लगाया, लगा के देखेंगे पर कि क्या एरर दिखाता है हमको। उसके बाद हमने कहा शुड बी पब्लिक, मैंने कहा अरे पब्लिक ही तो है भाई, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करा दिया। अब देखो ये प्राइवेट वैल्यूज़ है मेरी लेंथ ब्रेथ हाइट, जो कि होनी चाहिए, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते आए कि भाई फिलोसफी तो यही कहती है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट यानी कि जो आपका डेटा है दैट शुड बी प्राइवेट। तो हमने कहा ठीक है भाई। अब यहाँ पर लेकिन क्योंकि मेंबर फंक्शन है तो एक्सेस कर सकता है प्राइवेट डेटा को भी, स्पेशल है तो भाई कर ही सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा लेंथ को आप कर दीजिए 5 और ब्रेथ को आप कर दीजिए भाई साहब 10 और यहाँ पर हाइट को आप जो है वो कर दीजिए, मैंने बोला 15। तो हमने ये कर दिया यानी कि इनिशियलाइज करा दिया। और उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर आए, हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। कैसे क्रिएट करते हैं भाई, हमने बोला यहाँ पर कि जो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है क्यूबॉइड, ठीक है, उसको मैंने बोला C1। अब आपको यहाँ पर किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा न्यू कीवर्ड से। अब आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसे करा C1, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, जैसे हमने इसको चलाया रन तो ये मेरा चल गया। अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ C1 डॉट वॉल्यूम, देखते हैं क्या आंसर आता है मेरे पास। C1 डॉट वॉल्यूम करा मैंने और रन किया तो क्या ये मेरा चलेगा, ये मेरा चल गया 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15, ये मेरा चल गया, ठीक है। एक तरीका तो मेरे पास हो गया ये वाला क्यूबॉइड C1, ठीक है, इससे मैंने कॉल करा। दूसरा तरीका क्या हो गया, ये तो मेरा स्टैक में बन गया। अगर मेरे को हीप में बनाना है तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। मैंने बोला इक्वल्स टू न्यू और यहाँ पर मैंने लिखा क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं C1 डॉट वॉल्यूम, तो ये मेरे को एरर दिखा रहा है। एरर क्या दिखा रहा है, कन्वर्जन फॉर क्यूबॉइड पॉइंटर टू नॉन स्केलर टाइप क्यूबॉइड रिक्वेस्टेड, यानी कि अगर पहले मेरा कौन सा चल रहा था, देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे हम इसको हटा देते हैं, इसको हम क्या करते थे कमेंट आउट कर देते हैं। मैंने इसको कमेंट आउट करा, इसको हम चला के देखते हैं, अब रन कराते हैं तो भी ये सेम ही चीज़ दिखा रहा है क्यूबॉइड C1 इज इक्वल टू न्यू क्यूबॉइड, ठीक है। यहाँ पर ये लगा के देखते हैं क्या ये मेरा काम करेगा, रन करते हैं इसको और ये बोल रहा है कि क्यूबॉइड पॉइंटर आप ऐसे नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और ठीक है, ये हमारा हो गया क्यूबॉइड। और इसके अंदर क्या कर सकते हो भाई C1 डॉट वॉल्यूम, ठीक है, ये भी हो गया। और ये मेरा है यूज़र डिफाइन, ठीक है, यूज़र डिफाइन है तो मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया और इसके बाद हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको कमेंट को हमने हटा दिया यहाँ से और फिर हमने इसको चला के देखा, स्पेलिंग ठीक है मेरी सारी की सारी। रन करते हैं, ये कह रहा है कि 15 वाली जो लाइन 24 लाइन में क्यूबॉइड C1 इज इक्वल टू न्यू क्यूबॉइड, ऐसे नहीं कर सकते आप। और ऐसे नहीं कर सकते का मतलब है कि फिर इसको हमें हटाना पड़ेगा। चलो इसको हटा देते हैं, यानी कि ये पॉइंटर वाली चीज़ कह रहा है कि भाई देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर हम सिंपल ये कर देते ना, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता स्टार, तो देखो क्या ये चल जाएगा। यहाँ पर इसको चला के देखते हैं, ठीक है, हमने इसको करा रन, देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कह रहा है C1 डॉट वॉल्यूम, भाई डॉट लगा रहे हो, मैंने कहा ठीक है भैया डॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं इस तरीके से। तो ये क्या ये मेरा काम कर जाएगा, वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। C1 हो गया मेरा वॉल्यूम, तो ये मेरा इधर काम कर जाना चाहिए। देखो 0 आ गया। अब मेरे को बताओ 0 क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको कर रखा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और कमेंट आउट अभी हम देखते हैं कि भाई क्या चीज़ फिर आने वाली है। तो हम इसको रन करते हैं, अब देखते हैं क्या आएगा मेरे पास। ये मेरे पास आया 750। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया कि
हीप के थ्रू मैंने पहले स्टैक के अंदर क्रिएट किया, फिर मैंने हीप के अंदर क्रिएट किया। अब ये यूज़र डिफाइन वाला है, बात करते हैं कि वो कब चलता है। ठीक, देखो इसके अंदर अगर हमने क्वेश्चन लिखाया होता, जैसे हम वापस चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो एक मेरा चलता था, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई सिस्टम वाला आपको चलेगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करते, सेम वही चीज़ करते हैं, सिस्टम वाले को चलाते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं यहाँ पर गया और मैंने बोला क्यूबॉइड C1, इतना मैंने लिखा। अब मैं एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्या हो गया, यूज़र डिफाइन पैरामीटराइज, इसको कर लेते, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर गया और मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये लिखा कि भाई क्यूबॉइड C1, जैसे हम पहले करते थे स्टैक में करते थे, हमने ऐसे कर दिया। और उसके बाद इधर मैंने लगा दिया डॉट, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने ये वाली चीज़ करी और अब मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर लिख रखा है, इसको रन करते क्या ये चल जाएगा मेरा, ठीक है। ये चल गया मेरा। इसका मतलब क्या है कि अगर, इसका मतलब ये है कि मेरा चलता तो है, कंस्ट्रक्टर तो मेरा चलेगा किसी भी केस में, लेकिन अब मेरा सिस्टम वाला नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने ये यूज़र डिफाइन वाला लिख दिया, नॉन पैरामीटराइज लिख दिया। अगर मैं नॉन पैरामीटराइज नहीं लिखता तो उस केस में क्या होता, उस केस में मेरा होता कि वो चल जाता, सिस्टम वाला चलता फिर, ठीक है। तो जब भी आप ये चाहते हो कि सिस्टम वाला ना चले तो आप इस तरीके से उसको चला सकते हो, ठीक है। इसको रन करोगे, ये रन यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर मैं इसके पीछे ऐसे पैरेंथेसिस लगा दूँ तो क्या ये काम करेगा मेरा, इसको रन करके देख लेते हैं भाई। इसको मैंने रन किया और यहाँ पर मेरे को दिखा दिया एरर। अब कि क्या कह रहा है, एम्प्टी पैरेंथेसिस वर डिसएम्बिग्यूटेड एज अ फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। यानी कि आप इसको किस केस में यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप जैसे अगर आप नॉन पैरामीटराइज बना रहे हो या आप यूज़र डिफाइन बना रहे हो तो आप उस केस में यूज़ नहीं करोगे, लेकिन इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। मेरे को ये समझ आ गया, ये मेरा हो गया नॉन पैरामीटराइज वाला। अगर मुझे पैरामीटराइज वाला करना है तो इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे, सारी चीज़ें सेम रहेगी। यहाँ पर मैंने लिखा क्यूबॉइड और इसके अंदर मैंने लिख दिया इंटीजर लेंथ, इंटीजर ब्रेथ और इंटीजर हाइट। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे लेंथ के अंदर मैंने क्या डाल दिया भाई, एल की जो भी वैल्यू होगी लेंथ के अंदर डाल दी। ब्रेथ के अंदर मैंने डाल दिया बी की जो भी वैल्यू होगी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। एंड हाइट के अंदर मैंने डाल दिया हाइट की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। इसको करके देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर पास कर रहा हूँ भाई। मैं यहाँ वापस चलते हैं, यहाँ पर मेरी क्या है पैरामीटर्स है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोला। इसको वापस चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा लिखा हुआ है पहले से, मैं यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और लिख लेता हूँ। मैंने बोला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपको फिर वैल्यूज़ को पास करना पड़ेगा, यहाँ से पास करना पड़ेगा। हम यहाँ पर गए और हमने क्या बोला, हमने यहाँ पर आकर बोला कि भाई जो क्लास का नाम होगा वही मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर हमने लिख दिया इंटीजर लेंथ कोमा इंटीजर ब्रेथ कोमा इंटीजर हाइट। ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। और लेंथ के अंदर मैं क्या करता हूँ भाई, लेंथ के अंदर मैंने डाल दिया एल और ब्रेथ के अंदर मैंने डाल दिया बी और हाइट के अंदर मैंने डाल दिया भाई साहब एच। ये तीन चीज़ें मैंने डाल दी इसके अंदर। अब हम देखते हैं बाकी चीज़ें मुझे क्या करनी है। बाकी मुझे क्या करना है भाई, सिंपल चीज़ है। यहाँ पर आते हैं, मैंने पास करा भाई 5 3 कोमा 2। इसको मैंने रन करा, देखते हैं क्या आना चाहिए। 5 या 15 दूनी 30, आंसर आ गया 30। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी था, एक मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी था। तो इसमें से चला कौन से वाला है भाई साहब, इसमें से चला है आपका पैरामीटराइज वाला। क्यों पैरामीटराइज वाला चला, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को पास कर दिया। ये मेरा इसलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो सेम लाइन के अंदर सारी चीज़ें हो रही है ना, यानी कि अलग अलग लाइन में नहीं हो रही। पहले मैं ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं हो रहा कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ उसके बाद मैं अगली लाइन में जाके वैल्यू को इनिशियलाइज करा रहा हूँ। मैं सेम लाइन के अंदर ये वाली चीज़ें करा रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, अगला देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है भाई, कि मान लीजिए मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर पहले से मतलब मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पहले से पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास C1 है पहले से, ये C1 पहले से पड़ा हुआ है। C1 के अंदर लेंथ पहले से पड़ी हुई है, ब्रेथ पहले से पड़ी हुई है, हाइट पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, इसके अंदर 3 पड़ा हुआ है, इसके अंदर 2 पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ जो C2 हो ना उसके अंदर इसकी कॉपी हो जाए, ठीक है। यानी कि लेंथ में मेरे पास 5 आ जाए,
ब्रेथ में मेरे पास 3 आ जाए और हाइट में मेरे पास 2 आ जाए। मैं चाहता हूँ ये क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिखा कैसे जाएगा, सेम चीज़ भाई, यहाँ पर मैंने लिखा क्यूबॉइड, जो भी मेरा नाम है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ लिखी जाएगी। तो अब देखो सिंपल सी बात है कि एक मेरे पास लेंथ ब्रेथ पड़े हुए हैं, ये वाले लेंथ ब्रेथ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ भाई, लेंथ हो गया मेरे पास, और उसके बाद ब्रेथ हो गया, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हाइट हो गया। अब इसके अंदर क्या वैल्यू डालनी है वो देखना है। मैंने कहा क्या चीज़ कॉपी करनी है, ये C1 को कॉपी करना है, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर लगा दिया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल टाइप का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है C1, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और साथ में एम्परसेंट लगा दिया। एम्परसेंट लगाने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रेफरेंस। रेफरेंस से क्या फ़ायदा होगा कि भाई अलग से एक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जहाँ पर C1 लिखा हुआ है ना, ठीक है, वहाँ पर ही मेरा क्या हो जाएगा, C2 के साथ इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब या फिर रेक्टेंगल C1 का ये मतलब भी मान सकते हो कि भाई अगर ये चीज़ ना हो तो C1 जहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट तो मेरे पास ये हो गया, अब दोबारा इसको लिख रहे हो तो दोबारा ऐसा ना हो कि एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। और इसके अंदर हमने क्या बोला, इसके अंदर हमने बोला कि जो मेरा ये C1 है, C1 की जो भी मेरे पास लेंथ होगी वो इसके अंदर कॉपी हो जाए, ठीक है। और इधर मेरे पास क्या हो, C1 की ब्रेथ कॉपी हो जाए, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर C1 की जो हाइट है वो कॉपी हो जाए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरीके से हो जाए। ये हमारा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसको कॉल कैसे करते हैं, कॉल इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा क्यूबॉइड, मैंने लिखा क्यूबॉइड, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया C1, और इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, या C2 लिख सकते हो आप इसके अंदर, क्योंकि C1 को तो हमको पास ही कराना है, C2 लिखा और C1 को पास करा दिया, तो C1 को हमको पहले बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। वापस चलते हैं, यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा कॉपी कंस्ट्रक्टर, मैंने लिखा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर। जो नेम होगा वही होगा, मैंने इधर लिखा क्यूबॉइड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा किस टाइप का है भाई, देखो यहाँ पर शायद मैंने रेक्टेंगल लिख दिया, ये गलत लिख दिया भाई, क्योंकि रेक्टेंगल का हमने पहले किया था ना, तो यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्यूबॉइड। इसको हम कर लेते हैं, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी, आप कहोगे कि भाई रेक्टेंगल जैसे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, क्यूबॉइड टाइप का है मेरे, इसलिए मैंने लिख दिया क्यूबॉइड। वापस चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिखा क्यूबॉइड, और इसका जो टाइप मेरे पास होने वाला है वो भी क्या होने वाला है, क्यूबॉइड ही होने वाला है। तो मैंने इधर लिख दिया क्यूबॉइड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एम्परसेंट और C1, ठीक है। इसको हटा के भी देखेंगे अभी क्या होने वाला है। यहाँ पर हम गए, हमने बोला लेंथ के अंदर क्या हो जाए, लेंथ के अंदर मेरा आ जाए C1 डॉट लेंथ, ठीक है। और ब्रेथ के अंदर क्या आ जाए भाई, ब्रेथ के अंदर आ जाए हमारा C1 डॉट ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद हाइट के अंदर क्या आ जाए भाई साहब, हाइट के अंदर आ जाए मेरा C1 डॉट हाइट, हमने कहा बिल्कुल ठीक है भाई। और उसके बाद हमको जाना है सीधा यहाँ पर, और हमने बोला एक क्यूबॉइड C1 तो हमने बना ही दिया भाई, एक सेकेंड। अब मुझे क्या बनाना है, C1 तो मेरा बना हुआ है पहले से ही, अब मुझे बनाना है C2 को, ठीक है। तो हम यहाँ पर, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये पता नहीं क्यों ही कर रहा है। C1 मेरा बना हुआ है, मैंने बोला क्यूबॉइड C2, और C2 के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, मैंने पास कर दिया C1, ठीक है। और उसके बाद मैंने C2 डॉट वॉल्यूम भी करा लिया कि भाई क्या है, अगर दोनों की सेम आता है तो भाई ठीक है, फिर C2 डॉट वॉल्यूम भी करा लिया। और अब देखते हैं क्या आता है। हम यहाँ पर गए और एंडल यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। रन कराते हैं इसको, देखते हैं क्या आंसर आता है। 30 आ गया और 30 आ गया। तो मुझे क्या समझ आया, C1 की जो वॉल्यूम है वही C2 की वॉल्यूम आई है, तो इस तरीके से कॉपी हो गया। कॉपी में मैंने क्या भेजा, मैंने कुछ भी नहीं भेजा भाई, मैंने यहाँ से C1 को पास करा। देखो यहाँ से C1 को पास करने का क्या मतलब है, देखो इस लाइन का मतलब ये होगा, मैंने यहाँ पर लिखा क्यूबॉइड, इधर मैंने लिखा क्यूबॉइड C2, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया C1 को पास करने का मतलब है एक पूरा ऑब्जेक्ट पास करा है। ऑब्जेक्ट पास करने का मतलब है ये मेरे पास C1 हो गया, C1 के अंदर मेरे पास क्या है, लेंथ है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर ब्रेथ है, और इसके अंदर यहाँ पर हाइट है। और लेंथ ब्रेथ हाइट के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, 532,
यहाँ पर 5 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। ये अपने साथ क्या लेके गया, ये अपने साथ लेके गया ये वाला ऑब्जेक्ट। जब हम ऊपर पहुँचे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड टाइप का एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, क्यूबॉइड C1, यहाँ पर रेफरेंस लगा दिया हमने। ये C1 का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था ना कि इंटीजर टाइप का जब फंक्शन पढ़े थे, जब हम पैरामीटर पास कर देते एक्चुअल से फॉर्मल के अंदर वैल्यू डाल लेते, तो हमने देखा था अगर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर टाइप का ही वहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर मैं क्यूबॉइड टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्यूबॉइड टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर वैल्यूज़ आकर हो जाए। अब मेरे पास, मैं बात किसकी कर रहा था, क्यूबॉइड C2 की कर रहा था, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट और बना जो कि कौन सा है, C2, ये वाला यहाँ पर क्रिएट हुआ। इसके अंदर क्या पास करा, C1 पास करा, और हमने बोला जो लेंथ है ना, लेंथ के अंदर आपका क्या आ जाए, C1 की जो लेंथ है वो आ जाए। हमने कहा ठीक है, और ब्रेथ में मेरा क्या आ जाए, ब्रेथ में हमने बोला कि C1 की जो ब्रेथ है वो आ जाए यहाँ पर, और इसी तरीके से मैंने बोला कि हाइट में क्या आ जाए। अब ये बात कर रहे हैं हम C2 की, और इसके अंदर हमारे C1 की चीज़ें आई पड़ी है, ठीक है। मैंने बोला हाइट के अंदर क्या आ जाए, हमने बोला C1 की जो हाइट है वो आकर यहाँ पर हो जाए भाई साहब स्टोर। तो C1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5, तो ये यहाँ के स्टोर हो गया। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 3, तो यहाँ पे स्टोर हो गया। ये क्या हो गया 2, यहाँ पे आके स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। वापस चलते, मान लेते हैं मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ हमको ये चाहिए ही नहीं, हमने इसको यहाँ से हटा दिया, और देखते हैं क्या फ्री रन करता है। तो ये हमको दिखा रहा है एरर, क्या एरर दिखा रहा है, इनवैलिड कंस्ट्रक्टर यू प्रोबेबली मींट क्यूबॉइड कॉन्स्ट। ये तो ये कह रहा है कि भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर तुम दो दो बनाने की कोशिश कर रहे हो सेम नाम के, तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, चलो नाम चेंज करके देखिए क्या, मैं यहाँ पर कर देता हूँ C3, और इधर भी C3 कर देता हूँ, इधर भी हम क्या कर देते हैं C3 कर देते हैं, इधर भी C3 कर देते हैं। तो ये क्या काम करेगा, रन करते हैं, फिर दोबारा से सेम एरर। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एम्परसेंट लगाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी। इधर क्या कर देते हैं C1 कर देते हैं, एक सेकेंड, इधर भी मैंने C1 कर दिया और इधर भी मैंने C1 कर दिया, यानी कि रेफरेंस के लिए मैंने वही वाला बना दिया, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, ये रन करेगा, डेफिनेटली ये रन करेगा, ठीक है। 30 आ गया। वापस चलते हैं, आप देखते हैं कि किसको कब यूज़ करना चाहिए। नॉन, देखो सिस्टम से शुरू करते हैं। सिस्टम वाले को कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो सिस्टम वाला तो चल ही रहा था। उसके बाद नॉन पैरामीटराइज को कब यूज़ करना चाहिए, यानी कि यूज़र डिफाइन वाले को कब यूज़ करना चाहिए, जब आप कि इस तरीके की चीज़ें हो ना, मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपने बोला भैया एक मोबाइल दिखा दो 2000 रुपये का, और भैया ने कोई सा भी मोबाइल उठा के दे दिया, तो उस केस में क्या करते हो, यानी कि आपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताई, आपने इनिशियलाइज नहीं किया कि भाई मेरे को ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए। ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, ऐसे केसेस में आप यूज़ करोगे नॉन पैरामीटराइज को। जब आपको लगता है कि कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बता दी है, मैं गया मैंने बोला भैया मोबाइल के अंदर ना 16 GB की रैम होनी चाहिए और 256 GB की स्टोरेज होनी चाहिए और कैमरा मेरा 50 मेगापिक्सल का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो मेरे को चाहिए ही। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर वो आपको स्पेशली एक मोबाइल दिखाएगा उस स्पेसिफिकेशन का। तो यानी कि यहाँ पर आप वैल्यू को दे रहे हो। तो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, आप गए भैया ऐसा चाहिए सेम, बिल्कुल डिट्टो ऐसा चाहिए, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ पर मुझे कौन सी वाली चीज़ यूज़ करनी है, कहाँ पर मुझे चीज़ यूज़ नहीं करनी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। कहीं पे नहीं समझ आए थोड़ा, देखो जब हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो कहीं कहीं पे एरर्स आएंगे, कहीं कहीं पे मैं भी अटकूंगा, ठीक है। तो डेट इज़ नॉर्मल थिंग, ठीक है। और कहीं कहीं पे आप भी अटकोगे, तो यही चीज़ें करनी है जिससे हम सीखेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ, ठीक है। हमारी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमको बता दीजिए कि हाँ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जैसे भी है फीडबैक जरूर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।